Hi friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are doing study of ancient Indian history, and in this segment of history we are into a very important topic that is called Vedic period. तो इस टॉपिक में हम जो पढ़ रहे हैं अभी हम इकोनॉमी पार्ट को देख रहे हैं. वी आर इनटू द इकोनॉमी पार्ट. और बेसिकली हमने पिछले 2 वीडियो में कुछ इकोनॉमी पोर्शन को कवर भी किया है. तो एक बार फिर समझते हैं, क्योंकि मैं पृष्ठभूमि बताते हुए चलता हूं हर वीडियो में. ये देखिए, जब भी हम वैदिक इकोनॉमी की बात करते हैं, वैदिक किसी भी इकोनॉमी की बात करते हैं या राजनीति की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, तो हम डिफरेंट पहलुओं को देखते हैं. अगर हम वैदिक इकोनॉमी की बात करें या वैदिक सोसाइटी की बात करें या वैदिक पॉलिटी की बात करें, तो वहां भी जब भी हम देखेंगे तो हम क्या करेंगे कि हम 1500 से 600 बीसी के समय को देखेंगे. हाँ, इसी के बीच की बातों को हमें रखना है, क्योंकि यही समय है वैदिक पीरियड का. तो वैदिक इकोनॉमी की भी बात करेंगे तो 1500 से 600 बीसी यानी 1500 से 600 ईसा पूर्व की हम बात करेंगे. तो वैदिक पीरियड 2 पार्ट में बटा हुआ है. मैंने बताया है पहले भी, पूर्व वैदिक काल जिसे ऋग वैदिक पीरियड कहते हैं, उत्तर वैदिक काल जिसे लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं अंग्रेजी में. ठीक है, इसे ऋग वैदिक पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल इसलिए कहते हैं कि सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई थी इस समय, और ऋग्वेद से ही हमें पूर्व वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है. बाकी जो वैदिक साहित्य हैं, ठीक है, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद भी है, लेकिन ऋग्वेद की रचना हुई है इस समय में 1500 से 1000 बीसी का समय है पूर्व वैदिक काल का, और इसी समय ऋग्वेद की रचना हुई है, इसीलिए इसे पूर्व वैदिक काल कहते हैं. ठीक है, और सिर्फ पूर्व वैदिक काल की ऋग्वेद की रचना हुई पूर्व वैदिक काल में. दूसरे वैदिक साहित्य जैसे कि 3 और वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनकी रचना हुई उत्तर वैदिक काल में. इसके अलावा ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, इनकी भी रचना हुई उत्तर वैदिक काल में. तो ये सारे जो हैं ये उत्तर वैदिक काल के यानी लेटर वैदिक पीरियड के टेक्स्ट हैं. ठीक है, वैदिक साहित्य हैं. वैदिक साहित्य ऋग्वेद पीरियड, ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में एक ही वैदिक साहित्य था, वो था ऋग्वेद. ठीक है, अब देखिए, जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं, मैंने पहले भी बताया है, तो जब इकोनॉमी की बात करेंगे तो अलग अलग बिंदु होंगे, अलग अलग एस्पेक्ट होंगे, और उन्हीं एस्पेक्ट पे हम चर्चा करते जाते हैं. ठीक है, तो हमें वैदिक पीरियड के इकोनॉमी को भी कुछ खास बिंदुओं में बांध देना है ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो. हमने पहले भी बताया है, 2 वीडियो हमने कवर किया है इकोनॉमी का. तो जब भी हम बात करेंगे वैदिक इकोनॉमी की, तो हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की, कृषि की, हम बात करेंगे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की यानी पशुचारण या पशुपालन की, हम बात करेंगे क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज की यानी शिल्प और उद्योग धंधों की, हम बात करेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स की यानी कि व्यापार और वाणिज्य की, हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की यानी परिवहन के साधनों की, हम बात करेंगे मीडियम ऑफ एक्सचेंज की यानी कि विनिमय प्रणाली की. विनिमय प्रणाली का मतलब कि आज जैसे हम करेंसी देके किसी सामान को खरीदते हैं, तो उसको कहते हैं कैसे सेल परचेज किया जाता है, किसी सामान को हम क्या देके खरीदेंगे, तो उसको हम विनिमय प्रणाली कहते हैं. आज हम करेंसी देके खरीदते हैं, कभी वस्तु विनिमय प्रणाली थी. हाँ, कोई खास काम, जब करेंसी नहीं था तो हम क्या होता था कि कोई वस्तु दे दिया, उसके बदले चावल दे दिया, आटा दे दिया, हाँ, और उसके बदले कोई टमाटर ले लिया, इस तरह की चीजें होती थी. जैसे एक मैंने समझाने के लिए बोला है. तो अभी हम इस पे भी बात करेंगे कि वैदिक पीरियड में भी करेंसी नहीं था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, क्या क्या थी वो हम बात करेंगे. तो अब ये तो वैदिक पीरियड की बात मैंने की, तो इन्हीं एस्पेक्ट पे हमें बात करनी है. लेकिन मैंने ये कहा है कि जब भी हम वैदिक इकोनॉमी की बात करेंगे, वैदिक पॉलिटी की बात करेंगे, वैदिक सोसाइटी की बात करेंगे, तो पहले हम ऋग्वैदिक पीरियड के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जान लेंगे. तो यहां भी हम इन्हीं बिंदुओं पर, ये जो बिंदु हैं, इस पे हम ऋग्वैदिक पीरियड में क्या क्या हुआ, इन बिंदुओं पर हम चर्चा कर लेंगे. फिर जब हम ऋग्वैदिक पीरियड को खत्म कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, हम फिर लेटर वैदिक पीरियड में हम अकेले नहीं पढ़ेंगे फिर इकोनॉमी को, इन्हीं बिंदुओं से हम कंपेयर करते जाएंगे. ठीक है, ये मैंने बताया है. तो यहां पर हमें पहले खत्म करना है वैदिक इकोनॉमी में ऋग्वैदिक इकोनॉमी के ये जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट पॉइंट्स मैंने बनाए हुए हैं, इनको खत्म कर लेंगे. इनको खत्म करने के बाद इन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे लेटर वैदिक पीरियड.
में, ठीक है, कि लेटर वैदिक पीरियड में इन बिंदुओं पर क्या क्या बातें हुई। लेकिन अब यहां तो हम अकेले पढ़ रहे हैं, यहां जब जाएंगे तो हम फिर अकेले नहीं पढ़ेंगे, हम यहां भी देखेंगे कि यहां ऋग्वैदिक काल में अगर एग्रीकल्चर कैसा था तो क्या परिवर्तन आ गए। जैसे यहां पे एग्रीकल्चर आपको सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था, यहां लोहे के आविष्कार से के बाद ऋग्वैदिक पीरियड प्राइमरी और लोहे का क्या आपका आविष्कार हो जाएगा, आविष्कार नहीं, लोहे का की खोज हो जाएगी, आविष्कार तो नहीं कह सकते, लोहे की खोज हो जाएगी। और लोहे की खोज के बाद यहाँ पर कृषि की शुरुआत भी होने लगी, क्योंकि अब यहाँ पर लैंड नहीं था लोगों के पास, राजा के पास, अब राजा के पास लैंड आएगा, अब ये क्षेत्र विस्तार राजनीति होने लगेगी, क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा, लैंड की बात होने लगेगी, तो वो यहाँ पर एग्रीकल्चर अब प्राइमरी हो जाएगा। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यहाँ पे प्राइमरी है, क्योंकि ये कबीलाई ढांचा है, मैंने पहले भी बताया है, लेकिन अब यहाँ कबीलाई ढांचा टूटेगा जब क्षेत्र का विस्तार होगा और ये सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में चला जाएगा, द्वितीयक पेशा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से परिवर्तन होता जाएगा, तो हम उन परिवर्तनों को यहां देखते चलेंगे, लेकिन पहले हमारा काम है कि पहले हम ऋग्वैदिक पीरियड में इन बिंदुओं को खत्म कर ले। और इसके पहले दो वीडियो में हमने इनमें दो एस्पेक्ट खत्म कर दिए, हमने एग्रीकल्चर खत्म कर लिया है और हमने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स को खत्म कर लिया है, ठीक है ना। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स को हमने खत्म कर लिया, ठीक है। तो अब हम आज के वीडियो में ये 4 पॉइंट जो बचे हुए हैं सबको खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारा ऋग्वैदिक इकोनॉमी खत्म हो जाएगा, फिर जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो लेटर वैदिक इकोनॉमी को पढ़ेंगे और इससे कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। आपने देखा होगा, जिन्होंने भी वीडियो देखा है, पॉलिटिकल सिस्टम को भी हमने ऐसे ही पढ़ा था, हमने सोसाइटी को भी ऐसे ही पढ़ा था। तो इसी तरह से हम जो भी पोर्शन हम पढ़ेंगे, इकोनॉमी, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, सबको इसी तरह से हमें पढ़ना है। तो हम अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम 1 2 3 4 क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्टेशन और मीडियम ऑफ एक्सचेंज पे आज बात करेंगे। तो इसे मैं मिटा रहा हूं और फिर आगे बात करते हैं। चलिए, तो अब हम ऋग्वैदिक इकोनॉमी में एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन के बाद जो मैंने अभी बताया है बाकी बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। तो ऋग्वैदिक इकोनॉमी और ये ऋग्वैदिक इकोनॉमी की जब हम बात करेंगे तो 1500 से 1000 बीसी के बीच का समय होगा ये, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे, जो हमारा पॉइंट था कौन सा था, क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री की बात थी, ठीक है। क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री, क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री की बात है, ठीक है। क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री की बात हम कर रहे हैं। पहला पॉइंट जो आज का है हमारा, एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन के बाद जो हम पढ़ रहे हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के बाद वो हम पढ़ रहे हैं क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। थोड़ा और मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि हमारे पास स्पेस रहेगा। क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री यानी कि शिल्प और उद्योग धंधों की बात अभी हम करेंगे। हमारे जो आज के जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उसको हम, उसमें हमारा पहला पॉइंट है, वैसे ये एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के बाद हमारा तीसरा पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए, जब हम उद्योग धंधों की बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं वस्त्र उद्योग, ठीक है ना। वस्त्र उद्योग के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर हम देखते हैं, चलिए, कपड़ा या वस्त्र एक ही बात हो गई, वस्त्र तो सिला हुआ होगा, क्लोथ हम लिखते हैं, क्लोथ इंडस्ट्री यानी कि वस्त्र उद्योग। तो वस्त्र उद्योग में देखिए यहां पर लोगों को, हाँ, ऋग्वैदिक जो लोग हैं या आर्यंस हैं, हाँ, इनको कॉटन यानी कपास, ठीक है ना, कॉटन या कपास, ठीक है, कपास की जानकारी नहीं है। क्रॉस का मतलब इनको जानकारी नहीं है, ठीक है। कपास की जात, सिंधु घाटी सभ्यता को अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो पीछे आपने पढ़ा होगा
कहा जाता है कि इंडस पीपल वर द अर्लीस्ट टू प्रोड्यूस कॉटन। सबसे पहले इंडस पीपल ने कॉटन को प्रोड्यूस किया था, कपास था, और इसको ग्रीक्स ने इसलिए इनको सिंडन भी कहा है, कपास को सिंडन कहा है। ध्यान दीजिएगा, जब भी कपास की चर्चा हो तो उसको याद कर लीजिएगा, तो आपका जो है रिकॉल हो जाएगा। चीजों को ऐसे ही रिकॉल करते हैं, कहीं भी वो बात आ जाए और इसका रिलेशन हो पिछले किसी टॉपिक से, तो आप उसको याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ऊल, अगर हम कहें क्लोथ इंडस्ट्री में, ये क्लोथ इंडस्ट्री है, ऊल यानी ऊन, इसकी जानकारी थी, ठीक है। तो अब देखिए इसके बारे में अगर हम बात करें आगे, तो कुछ वर्ड्स हैं हाँ इस इंडस्ट्री को लेके, जैसे अगर वस्त्र इंडस्ट्री को लेके, या इसको कहीं टेक्सटाइल भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्लोथ इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री वही बात हो जाएगी, ठीक है। आप टेक्सटाइल ही कर दीजिए ना, कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल, सब कुछ तो कपड़ा में आ जाएगा, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब इसमें देखिए जो महिला है उस समय जो कि कपड़े बुनती है, हाँ, क्लोथ वीविंग वोमेन जो है ना, उसको कहते थे सीरी। ध्यान दीजिएगा, सीरी, जो कपड़ा बुनने वाली महिला है उसको सीरी कहते थे, क्योंकि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही ये रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि लूम यानी करघा, अगर हम कहें हिंदी में करघा, इसके लिए एक शब्द है, हाँ, वो शब्द है तसर, तसर, ठीक है, ये तसर कहा जाता था। जुलाहा, ठीक है ना, वीवर, जुलाहे को हम हिंदी में भी लिखेंगे वीवर, यानी जुलाहा, ठीक है। तो जुलाहे को कहा जाता था तंतुबाय, तंतु बाय, ठीक है ना, यहां पे मैं लिख देता हूं तंतु बाय, ठीक है, ये जुलाहे को कहा जाता था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए या वस्त्र उद्योग के लिए अगर हम ध्यान दें ऋग्वैदिक इकोनॉमी में, तो यहां पर देखेंगे कि कॉटन की जानकारी नहीं है, वूल की यानी ऊन की जानकारी है, जो महिला कपड़ा बुनती है उसको सीरी कहा जाता है, लूम जो है, करघा जो है, उसको तसर कहा जाता था। सबके लिए खास वर्ड है, ठीक है। वीबर जो है, जुलाहा, उसको कहा जाता था तंतुबाई, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहां पर अब हम बात करेंगे मेटल इंडस्ट्री की, ठीक है। मेटल इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, तो मेटल इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, मेटल इंडस्ट्री, ठीक है। अब मेटल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो उस समय लोग सिर्फ जो जानकारी थी वो मेटल के रूप में जो लोग यूज करते थे, और जो जानकारी थी वो सिर्फ गोल्ड यानी सोना, और कॉपर और इसके अलावा ब्रॉन्ज, ठीक है। इन्हीं तीनों की जानकारी थी, ठीक है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा चलिए इसको मैं थोड़ा सा बेटर कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं, देखिए, हाँ। तो मेटल जो है
मेटल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहां पर ऋग्वैदिक आर्यंस को जो जानकारी थी और या जिस मेटल का वो उपयोग करते थे वो करते थे गोल्ड का और आपको कॉपर का और फिर ब्रॉन्ज का। ठीक है, अगर ब्रॉन्ज की जानकारी है, देखिए ब्रॉन्ज का मतलब कॉपर और टिन मिला के ब्रॉन्ज बनता है। ठीक है, ये आपको सिंधु घाटी सभ्यता में भी आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो यहां पे मैं ऐसे निशान लगाता हूं, यानी कि यूज करते हैं या इसकी जानकारी है करेक्ट का मतलब। लेकिन यहां पर देखिए इन्हें सिल्वर यानी चांदी की जानकारी नहीं है। क्रॉस का मतलब कि नहीं है। ठीक है, आयरन दोनों चीजें लिखे, सिल्वर एंड आयरन। सिल्वर और सिल्वर अलग अलग लिख देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। सिल्वर का नहीं है, आयरन का नहीं है। ठीक है, आयरन का तो लेटर वैदिक पीरियड में लोहा आएगा और तभी तो कृषि का विकास होगा। कृषि वहां पे यानी एग्रीकल्चर वहां पे प्राइमरी एक ऑक्यूपेशन बन के उभर के आएगा। ठीक है, मुख्य पेशा बन के उभर के आएगा, जो कि आपको ऋग्वैदिक पीरियड में कृषि जो है वो सेकेंडरी है, पशुपालन प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। लेकिन वहां जाकर लोहा आ जाएगा और चूंकि कबीलाई ढांचा टूटेगा, लैंड का विस्तार होगा, जमीन के लिए लड़ाइयां होंगी। ठीक है, क्षेत्र के लिए लड़ाइयां होंगी, तो अब कृषि जो है, कृषि का महत्व बढ़ जाएगा वहां पर। ठीक है, और प्राइमरी ऑक्यूपेशन में आ जाएगा। उसके अलावा आप देखिए अयस, एक वर्ड है अयस। ठीक है ना, अयस। तो देखिए अयस यहां पर जो है, अयस यहां पे कहा जाता है, इस्तेमाल किया गया, ये जो अयस वर्ड है ये इस्तेमाल किया गया। ये वर्ड ऐसे लिखिए, मैं ऐसे लिखता हूं वर्ड अयस। वर्ड कौन सा वर्ड? अयस, अयस। ठीक है, ये इस्तेमाल हुआ किसके लिए? कॉपर के लिए, और ये इस्तेमाल हुआ कॉपर के लिए, और ये इस्तेमाल हुआ ब्रॉन्ज के लिए। ठीक है ना, यही अयस जो है कृष्ण अयस और श्याम अयस के रूप में आपको बाद में लेटर वैदिक पीरियड में ये कहा जाएगा, ये यूज होगा लोहे के लिए। ठीक है, तो ये यहां पर आपको पता चला कि क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री में हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखा, हमने मेटल इंडस्ट्री को देखा है। ठीक है, यहीं पे हम बात कर लेंगे चिकित्सा की भी, क्योंकि एक तरह के वो उद्योग धंधे नहीं आएगा, तो चिकित्सा की भी बात हम यहीं पे कर लेंगे। तो अभी हम इसको मिटाते हैं और चिकित्सा की बात करते हैं। लेकिन अब आप ध्यान रखिए कि आपको यहां पे जो याद रखना है, ध्यान रखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन की जानकारी लोगों को नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता में थी। कपास की जानकारी नहीं है, ऊन की जानकारी है। जो महिला कपड़े बुनती है, वस्त्र बुनती है, उसको सीरी कहा जाता था, उसके लिए एक शब्द है सीरी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सीरी, ये सीरी आपको याद रखना है महिला के लिए। ठीक है, लूम के लिए तसर वर्ड को याद रखना है। वीवर जुलाहों के लिए तंतुबाय, हिंदी में भी मैंने लिख दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो, तंतुबाय। उसी तरह से मेटल इंडस्ट्री की यानी कि धातु उद्योग की बात करें तो गोल्ड की, कॉपर की और ब्रॉन्ज की, यानी सोना, तांबा और कांसा की जानकारी लोगों को है। चांदी की जानकारी नहीं है, लोहे की जानकारी ऋग्वैदिक आर्यंस को नहीं है। एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है अयस, ये अयस इस्तेमाल किया गया है दो मेटल के लिए, या तो कॉपर के लिए या ब्रॉन्ज के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो कॉपर और ब्रॉन्ज के लिए यानी कि तांबा और कांसे के लिए इस्तेमाल किया गया है शब्द अयस। ये अयस शब्द जो है ये आएगा लेटर वैदिक पीरियड में, तो वहां आयरन के लिए यानी कि लोहे के लिए, यानी कि लोहे के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे इसी में चिकित्सा को। चलिए यहीं पे बात करेंगे हम चिकित्सा की। ये भी एक तरह का उद्योग ही है, चिकित्सा को भी हम उद्योग में ही रखेंगे। ठीक है ना, तो चिकित्सा यानी कि
हम बात कर रहे हैं, इसको आप मेडिसिन कह सकते हो। अगर हम मेडिसिन या आप ऐसे लिखो, मेडिकल ट्रीटमेंट की बात हम करते हैं, यानी हम यहां पर इसको हिंदी में लिख देते हैं चिकित्सा। ठीक है, अब चिकित्सा की अगर हम बात करें तो देखिए, चिकित्सा की अगर हम बात करते हैं तो उस समय जो वैद्य है, हाँ चिकित्सक है, डॉक्टर है, उस समय का डॉक्टर कहिए, हाँ या वैद्य कहिए, उसके लिए एक शब्द है, क्या है? डॉक्टर को कहा जाता था भीषक, या कहीं कहीं आपको भीषज भी मिलेगा। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूं, भीषक या भीषज। देखिए इतिहास में कई बार क्या होगा ना कि हो सकता है कि एक दो लेटर का थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में अंतर आए, एक दो वर्ड, एक दो लेटर का अलग अलग आ जाए, किताबों में भी है, किताबों में भी, तो उससे आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी है। ठीक है, जैसे कहीं भीषक मिल सकता है, कहीं भीषज भी मिल सकता है। ठीक है, तो इसके लिए चिंता नहीं करनी है, बस आपको समझना है, वो आपको समझ में आ जाएगा, देखते हैं कि उसी की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये वैद्य के लिए इस्तेमाल होता था। ठीक है, अब देखिए ऋग्वेद में एक चर्चा मिलेगी, किसकी? ऋग्वेद में ये चर्चा है कि ऋग्वेदा में, हाँ, अश्विन देवता की, अश्विन गॉड्स की। ठीक है, और इनको कहा गया है वहां पे भीषक या भीषज। ठीक है ना, अश्विन गॉड को, अश्विन देवता को। ठीक है, और ऐसा कहा गया है कि अश्विन देवता जो हैं, हाँ, ये अंधों को आंखें प्रदान कर देते हैं, नेत्र प्रदान कर देते हैं, जो पंगु है, जो अपंग है, हाँ, उसको क्या करते हैं, उसको भी ऐसा सक्षम बनाते हैं कि वो अगर कोई चल नहीं सकता तो वो चल सकता है, मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें अश्विन देवता के बारे में कही गई है ऋग्वेद में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ जो इंपॉर्टेंट बात है वो अश्विन गॉड के बारे में ऋग्वेद में जो है देखिएगा। एक तो आप समझिएगा इसको कि ऋग्वेद में जो चर्चा है, एक व्यक्ति है परावृज, हाँ, परावृज, परावृज, इनकी चर्चा है, परावृज की चर्चा है। कहा जाता है कि इन्होंने ये थे ब्लाइंड, परावृज। ठीक है, तो इन्होंने इन्हें ट्रीटमेंट दिया था और ठीक कर दिया था। हाँ, परावृज के किसने? अश्विन देवता ने, इन्होंने क्या किया था? परावृज के क्योर्ड द ब्लाइंड, ऐसे लिख दीजिए, क्योर्ड, मैं ऐसे लिख देता हूं, क्योर्ड द ब्लाइंडनेस ऑफ, ऐसे ही लिखिए, ठीक है ना। तो अश्विन देवता ने क्या किया है कि क्योर्ड ब्लाइंडनेस, किसकी ब्लाइंडनेस? परावृज की ब्लाइंडनेस, इन्होंने अंधेपन को दूर किया, ये कहा जाता है कि इन्होंने, अश्विन देवता ने। दूसरी बात है, अश्विन देवता ने दूसरा काम भी किया है, हाँ, मेड यंग, ऐसे लिख दीजिए, च्यवन ऋषि के बारे में। च्यवन, जो आप च्यवनप्राश खाते हैं, इन्हीं के नाम पे च्यवनप्राश है। च्यवन थे च्यवन ऋषि,
ठीक है ना, हिंदी में भी मैं लिख देता हूं, च्यवन ऋषि। ठीक है, च्यवन ऋषि। तो च्यवन ऋषि को इन्होंने कहा जाता है कि यंग बना दिया था, जवान कर दिया था। यंग बना दिया था, च्यवन ऋषि को यंग बना दिया। ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने इनकी दूर की ब्लाइंडनेस, इनको बनाया यंग। ठीक है, और तीसरी बात, एक व्यक्ति थे, शिवपाल। शिवपाल, तो शिवपाल का पैर कट गया था, कहां पे, युद्ध में। ठीक है, तो युद्ध में पैर कट गया, तो इनको क्या किया, ठीक है, इनको आर्टिफिशियल लेग प्रोवाइड कराया। ठीक है, प्रोवाइडेड आर्टिफिशियल लेग्स, ऐसे लिख दीजिए, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड आर्टिफिशियल लेग्स। तो तीन बातें अश्विन देवता के बारे में ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से एक बार बता दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, हो सकता है लिखते वक्त ना समझ में आया हो। ऋग्वेद में अश्विन देवता की चर्चा है। ठीक है, और इनको ऋग्वेद में भीषक कहा गया है। भीषक का मतलब डॉक्टर से है या वैद्य से है। ठीक है, अब देखिए, हाँ, अब अश्विन देवता जो हैं वो तीन व्यक्तियों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं। कहा गया एक व्यक्ति है, ऋग्वेद में चर्चा है, परावृज। तो ये अंधे थे और इनके ब्लाइंडनेस को, अंधेपन को इन्होंने दूर किया। ठीक है, क्योर्ड ब्लाइंडनेस। ठीक है, मेड यंग लिख दीजिए यहां पे। मेड यंग। ठीक है, ओहो, मैंड लिख दिया। देखिए, कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं कि कोई वर्ड छूट जाता है। कई बार क्या होता है कि एक लेटर छूट गया तो उसका स्पेलिंग कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने लिखा और आई लिखना है लास्ट में, कभी कहीं और दिमाग चला गया, वो छूट गया लिखते समय, तो वहां पे लगता है कि मिस स्पेल हो गया, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। उसको, वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा, कई बार ऐसा हो जाता है, तो उसको आप ध्यान मत दीजिएगा, आप सिर्फ टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा, क्या बातें कही जा रही है उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे मैंने मेड को मैंड लिख दिया, पता नहीं कहा, तो वो चीजें हो जाती हैं कई बार। ठीक है, उल्टा लिख दिया। मेड यंग, किसे यंग बनाया, च्यवन ऋषि को। च्यवन ऋषि कौन है, इन्हीं के नाम पे च्यवनप्राश है, आप लोग च्यवनप्राश खाते होंगे। ठीक है, झंडू का च्यवनप्राश, डाबर का च्यवनप्राश। ठीक है, और शिवपाल एक व्यक्ति हैं, ऋग्वेद में इनकी भी चर्चा है, जिन्हें कहा गया कि युद्ध में इनके पैर कट गए थे शिवपाल के, तो इन्हें क्या हुआ, इन्हें आर्टिफिशियल कृत्रिम पैर इन्हें प्रदान किया। किसने, अश्विन गॉड ने, यानी अश्विन देवता ने। तो ये तीनों काम अश्विन देवता ने किया। तो चिकित्सा के बारे में ये जानकारी है। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे कुछ और चीजों को देखेंगे, तो उसमें हम देखेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स को। अगला पॉइंट देखेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स। क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री खत्म हो गया हमारा। ठीक है, तो इसे मैं मिटाता हूं और आगे बढ़ता हूं। अगला पॉइंट चलते हैं, देखते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स। व्यापार और वाणिज्य। ठीक है, व्यापार और वाणिज्य। एक दो वर्ड और आप लिख लीजिए, क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री में एक दो वर्ड आप लिखिएगा। हाँ, जैसे कि कारपेंटर का काम भी लोग करते थे, कारपेंटर यानी कि एक बढ़ई है। ठीक है, और बढ़ई को कहा जाता था तब
क्षण, तत्क्षण, ठीक है। और उसके अलावा पर्सन, डूइंग लेदर वर्क, चमड़े का काम करने वाला जो व्यक्ति है उसको कहा जाएगा चर्मन। ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चमड़े या खाल का काम करने वाला व्यक्ति, ठीक है। चमड़े या खाल का काम जो करेगा उसको चर्मन कहा जाता था। तो ये दो वर्ड आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कारपेंटर को तक्षण कहा जाता था, बढ़ई को, और जो चमड़े के काम में इन्वॉल्व है उसको कहा जाएगा चर्मन। तो ये दो बातें आप नोट कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स को, यानी कि व्यापार और वाणिज्य को। तो देखिए, व्यापार और वाणिज्य की जहां तक बात है, बहुत सीमित था उस समय ऋग्वैदिक पीरियड में, ठीक है। ऋग्वैदिक पीरियड में व्यापार और वाणिज्य जो है वो लिमिटेड था, ठीक है ना, सीमित था। यहां पे एक चर्चा आती है एक व्यापारी की, पणि नाम के, पणि, ठीक है। हाँ, इसको दिखाया गया है एनिमी, ये अनार्य है, पणि जो है ये अनार्य है, नॉन आर्यन है, और एनिमी ऑफ आर्यन, आर्यंस के यानी आर्यों के शत्रु के रूप में दिखाया गया है। और इसका काम क्या था, ये करता था क्या, चोरी करता था, थेफ्ट ऑफ काउस। व्यापारी तो था, अनार्य था, लेकिन ये क्या करता था, ये गायों की चोरी करता था। किसके गायों की, आर्यों के गाय की, ठीक है। थेफ्ट ऑफ काउस, ठीक है ना। और ये काउस किसकी होते थे, थेफ्ट ऑफ आर्यंस, ऐसे लिखिए, आर्यंस, थेफ्ट ऑफ काउस ऑफ आर्यंस, ठीक है। आर्यन के गायों की चोरी करता था, इसे शत्रु के रूप में दिखाया गया है आर्यन के। ये भी एक व्यापारी था, जो कि ट्रेड और कॉमर्स की, व्यापार और वाणिज्य की बात हो रही, इसलिए इस पणि नाम के व्यापारी की चर्चा यहाँ पे हो गई। कभी आ जाए कि पणि कौन था भाई, वो क्या करता था, तो कहाँ चर्चा मिलती है, तो पणि की चर्चा ऋग्वेद में मिलती है, ठीक है। और क्या करता था, वो चोरी करता था। कहीं आ जाए एक स्टेटमेंट बना के, आ भी जाता है कई बार एग्जाम में, ठीक है। तो वो आप ध्यान दीजिएगा। तो एक तो ये बात हो गई। और जो कुछ व्यापार होता था, जो ट्रेड होता था, ट्रेड जो होता था वो बहुत लिमिटेड चीजें थी, जैसे कि क्लोथ्स, कपड़ा तो इंडस्ट्री तो था ही, अभी हम तो क्लोथ्स का व्यापार होगा, ठीक है। उसके बाद चादर या बेडशीट, आज के समय में जो बेडशीट है, ठीक है, बेडशीट, चादर, ठीक है, और शॉल, ठीक है ना। ये जो चीजें थी ये बहुत लिमिटेड था, तो आपको ध्यान देना होगा। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, तो लिमिटेड है, ये कोई देखने से ही लग रहा है, क्योंकि ज्यादा बातें नहीं है, मैंने लिखा भी नहीं है ज्यादा बातें, लिखी भी नहीं है ज्यादा बातें, तो ऑब्वियस है कि बहुत ज्यादा लिमिटेड होगा। इसमें जो पणि की चर्चा है, इसको आपको ध्यान रखना है कि पणि जो था ये एक व्यापारी है, क्या है, व्यापारी है। पणि को लिख देता हूं, ये पणि जो है एक व्यापारी है या ट्रेडर है, मर्चेंट है, जो भी कह दीजिए, ठीक है। तो ये व्यापारी है, और पणि की चर्चा ऋग्वेद में हुई है। और कैसे हुई है इसकी चर्चा, इसको ये किया गया है, बताया गया है एनिमी के, सॉरी, आर्यों के शत्रु के रूप में, एनिमी ऑफ आर्यंस के रूप में। हाँ, ये है क्या, नॉन आर्यन है, ठीक है, अनार्य है। और इसका काम क्या है, इसका काम है गायों की चोरी, ये नॉन आर्यन है, ठीक है। और गायों की चोरी इसका काम है। और गाय किसके होते हैं,
गाय होते हैं आर्यंस के। ठीक है, हाँ, ट्रेड जो व्यापार होगा बहुत लिमिटेड है, पहले ही लिख दिया, कपड़ों का, चादर का, शॉल का, ये है। ठीक है, अब एक दो बातें और हैं, उसको हम समझ लेते हैं यहीं पे। ठीक है, एक दो पॉइंट और है, ट्रेड एंड कॉमर्स हो ही गया। ट्रेड एंड कॉमर्स के बाद अगला पॉइंट जो हमारा है वो देखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में कुछ नहीं समझना है। ट्रांसपोर्टेशन में पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज देख लेते हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो था वो क्या था, बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम, हाँ, क्यों? क्योंकि करेंसी नहीं थी, करेंसी थी ही नहीं, मुद्रा नहीं थी। ठीक है ना, करेंसी यानी कि मुद्रा नहीं थी, तो ये बार्टर सिस्टम था। और बार्टरिंग होता था, बार्टर सिस्टम में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता था? तो काऊ, पहले भी मैंने बताया है कि ऋग्वैदिक पीरियड में काऊ का, गाय का बहुत इंपॉर्टेंस है और गाय को संपत्ति के रूप में देखा गया है। तभी जो कबीला है, ठीक है ना, अलग अलग कबीले हैं, मैंने बताया था, यदु कबीला, भरत कबीला, हाँ, और तुर्वस कबीला, अलग अलग कबीले हैं, कबीलाई ढांचा है जिनको जन कहा जाता था। एक कबीले को जन कहा जाएगा। आर्यन कबीले भी हैं और नॉन आर्यन कबीले भी हैं, आर्य कबीले भी हैं और अनार्य कबीले भी हैं। इन दोनों को, इन सारे कबीलों को क्या कहा जाएगा? एक कबीले को जन कहा जाएगा। जैसे एक कबीला है आपको तुर्वस, उसको एक जन हो गया। ठीक है, उसमें कई लोग हैं, हाँ, एक जन जो है अ ग्रुप ऑफ ट्राइबल पीपल। ठीक है ना, एक कबीले हैं, आर्य जो हैं कबीलों के रूप में आए हैं भारत में। ठीक है ना, कई फेजेज में आए हैं, कबीलों के रूप में आए हैं, ये मैंने पहले ही बताया है। तो वहां पे एक जन, हाँ, जो है उसका हेड था कौन? जन का हेड जनस्य गोपा। ये जो राजा है उस समय एक्चुअल राजा नहीं है, बार बार मैंने बताया है, वो एक मुखिया है कुछ लोगों का, हाँ, एक कबीले का मुखिया है, एक कबीले में जितने लोग रहते हैं उनका मुखिया है, और उसका काम क्या है? लोगों की रक्षा करना, हाँ, गिव प्रोटेक्शन टू द पीपल, हाँ, लिविंग इन अ पर्टिकुलर जन और ट्राइबल ग्रुप, एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कैटल्स। और ये कैटल्स में जो है, जो मवेशी हैं, इसमें मुख्य रूप से किसको प्रोटेक्शन देना है? गाय है इसमें। तो गाय को संपत्ति का प्रतीक माना गया है। ठीक है, तभी अभी मैंने बताया कि पड़ी नाम का व्यक्ति जो गाय चुरा लेता था, गाय को संपत्ति का प्रतीक माना गया है ऋग्वैदिक पीरियड में। मैंने पहले भी बताया है जब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स पढ़ा रहा था। हाँ, लड़ाइयां गाय के लिए होती थी, इसीलिए जो ट्राइबल चीफ है, जन का जो मुखिया है, उसको जनस्य गोपा भी कहा गया, क्योंकि जन को प्रोटेक्शन देना है, पूरे कबीले को प्रोटेक्शन देना है। और उसको गोपति भी कहा गया क्योंकि वो, उसका काम गायों की रक्षा करना है। और वही गोपति जाके उत्तर वैदिक काल में, जो ऋग्वैदिक काल में जो राजा गोपति जिसको कहा जाता है, उत्तर वैदिक काल में उसको कहा जाएगा भूपति, क्योंकि वहां उत्तर वैदिक काल में क्षेत्र का विस्तार होने लगेगा। ठीक है, तो यहां गाय संपत्ति का प्रतीक है। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम में गाय, और बार्टरिंग के लिए गाय है, और आपको हॉर्स है और निस्क, गाय, घोड़ा और निस्क। तो निस्क जो है ना, ये आभूषण भी है। ठीक है ना, ये निस्क को कहते हैं, सोने का ढेर हो सकता है। ठीक है, एक सोने का ढेर हो सकता है, गोल्ड के रूप में भी, केवल गोल्ड हो सकता है, गोल्ड के रूप में, सिंपल गोल्ड हो सकता है, और ये ऑर्नामेंट भी हो सकता है निस्क। ठीक है ना, आभूषण भी हो सकता है, सोने का ढेर भी हो सकता है, सोने का ढेर। हाँ, एक सोने का ढेर हो गया, कुछ है, बना नहीं हुआ, कुछ गुड नहीं बना, कोई भी गुड्स नहीं बना है, एक ढेर के रूप में है सोना, वो है। और आभूषण के रूप में भी हो सकता है सोना, निस्क को कहते थे, गोल्ड ऑर्नामेंट कह दीजिए। एक तो सिर्फ गोल्ड होगा सिंपल, और यहां गोल्ड ऑर्नामेंट, आभूषण।
तो ये जो था इनको एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता था विनिमय प्रणाली में। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब विनिमय प्रणाली। अब बार्टर सिस्टम का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि बार्टरिंग, आज बार्टरिंग तो होती नहीं है। आज क्या होता है, हम करेंसी देते हैं और कोई सामान खरीद लेते हैं, चाहे वो हम डिजिटल करेंसी दें चाहे कैश पेमेंट करें, जैसे करें। उस समय तो मुद्रा ही नहीं है, करेंसी ही नहीं है, तो कैसे करेंगे भाई? कहेंगे भाई हमसे एक गाय ले लो या 4 गाय ले लो, हमको 10 केजी अनाज दे दो, ठीक है? या हॉर्स ले लो या गोल्ड के रूप में कुछ ले लो, यानी सामान के बदले सामान, ये होता था, सेल परचेज जैसे होता था। हाँ, बार्टरिंग सिस्टम का मतलब यहां पे क्या है, गुड्स फॉर गुड्स, सामान के बदले सामान, ठीक है ना? गुड्स फॉर गुड्स, तो सामान के बदले सामान वाली बात हो जाएगी बार्टर सिस्टम में। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज था। और तीसरी बात है, अंतिम पॉइंट जो हमारा है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस कुछ आपको ध्यान नहीं रखना है। हाँ, एक तो आपको ऑक्सन कार्ट यानी बैलगाड़ी थी, और दूसरी बात एक्का। एक्का मतलब वो 2 पहिए वाली गाड़ी होती है, उसमें उसको घोड़े से चलाया जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यानी परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब परिवहन के लिए बैलगाड़ी और एक्का गाड़ी, ये 2 चीजें थी। तो अब आपका जो है ये पूरा टॉपिक जो है ऋग्वैदिक इकोनॉमी खत्म हो गया, ठीक है? इसमें हमने अभी जो चीजें देखी, अभी मीडियम ऑफ एक्सचेंज में करेंसी नहीं था, आपको ध्यान देना है ऋग्वैदिक पीरियड में। बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है? इसको हिंदी में कहेंगे, लिख लीजिए आप, हिंदी में भी लिख लीजिए इसको, क्यों? वस्तु विनिमय प्रणाली बोल देता हूं, वस्तु विनिमय प्रणाली इसको बोलते हैं। बार्टर सिस्टम को वस्तु विनिमय प्रणाली, सामान के बदले सामान, गुड्स फॉर गुड्स, यहां लिख दिया है मैंने, ठीक है? और कैसे बार्टरिंग होती थी? गाय दे दिया, कोई दूसरा सामान ले लिया, हॉर्स दे दिया, कोई दूसरा सामान ले लिया, निस्क दे दिया, निस्क में या तो सोने का ढेर दे दिया, हाँ एक ढेला दे दिया सोने का, या फिर सोने का कोई आभूषण दे दिया। तो ये सब चीजें हैं, तो इससे बार्टरिंग लोग करते थे, कोई सामान खरीदते थे, ठीक है? अब ट्रांसपोर्टेशन में बस बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी आप याद रखिए, बैलगाड़ी इक्का गाड़ी। तो ये आपका पूरा का पूरा ऋग्वैदिक इकोनॉमी जो है इस वीडियो में खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो ऋग्वैदिक, मैंने पहले भी कहा है, ऋग्वैदिक इकोनॉमी का ऋग्वैदिक इकोनॉमी में हमने जिन जिन एस्पेक्ट को, जिन जिन बिंदुओं को उठाया है, उन बिंदुओं को फिर उठाएंगे लेटर वैदिक पीरियड के लिए, और ऋग्वैदिक से यहां देखेंगे कि ऋग्वैदिक पीरियड में क्या हुआ, फिर देखेंगे कि लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, फिर देखेंगे, दूसरा पॉइंट उठाएंगे, देखेंगे ऋग्वैदिक पीरियड में क्या हुआ और वहां पे क्या बदलाव आ गया लेटर वैदिक पीरियड में। सिर्फ बदलाव ही पता नहीं चलेगा, कंपेयर से हम कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे, इससे सिर्फ आपको बदलाव ही पता नहीं चलेगा, चेंजेस ही पता नहीं चलेगा, किन किन चीजों में निरंतरता बनी रही ये भी आपको पता चलेगा। और इतिहास का मतलब भी यही है कि आप जैसे जैसे समय गुजरता है, हाँ, तो आपको यही नोटिस करना है हिस्ट्री में कि क्या क्या परिवर्तन होते जाते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।